In this video, we will study about French Revolution. In this video, we will cover the important dates of the revolution, full story of the revolution, reasons of the revolution, and impact of the revolution and lessons for the world. Entire वर्ल्ड ने रिवोल्यूशन से, क्रांति से क्या सीखा। ये जो स्टोरी है, ये रिवोल्यूशन है, इससे बहुत ही क्वेश्चन सभी कॉम्पिटिटिव एग्जाम में लगभग पूछे जाते हैं। आईएएस से लेके और नॉर्मल स्टेट एग्जाम्स में भी इससे एक आधा क्वेश्चन आ ही जाता है। तो शुरू करते हैं। मैं अंकित चौधरी, आखिरी बेस से आज तुम्हें फ्रेंच रिवोल्यूशन पढ़ा। तो शुरुआत कब हुई? क्या ये डेट लिखी 14 जुलाई 1789 इसको शुरुआत मान लें? चलो देखते हैं क्या होता है। 14 जुलाई 1789 को क्या हुआ? 14 जुलाई 1789 को बहुत से लोग पेरिस में इकट्ठे हो रखे थे। पेरिस में इकट्ठे क्यों रखे थे? क्योंकि वो लोग विरोध कर रहे थे। विरोध किसका कर रहे थे, क्यों कर रहे थे, ये सब अपने इस वीडियो में देखेंगे। तो उन्होंने क्या किया, वो सरकार के खिलाफ लड़ने के लिए, सरकार तो थी नहीं, राजा के खिलाफ लड़ने के लिए बहुत सारे लोग अम्मुनिशन, गोला बारूद की सर्च में थे। और उन्होंने गोला बारूद की सर्च में ही बास्टिल फोर्ट को भी मार गिराया था। बास्टिल फोर्ट गिरा दिया था, वहां कमांडर को मार दिया था और वहां के सारे कैदियों को रिहा कर लिया था, जिनकी संख्या कितनी थी? 7 कैदी उन्होंने बास्टिल फोर्ट किले से, बास्टिल किले से रिहा किए थे। और इस दिन के बाद पेरिस में बहुत सारे राइट्स देखने को मिले। लोग प्रोटेस्ट कर रहे थे। और किस लिए प्रोटेस्ट कर रहे थे? हाई प्राइस ऑफ ब्रेड। वहां के लोग ज्यादातर क्या खाते थे? ब्रेड खाते थे। और वो ब्रेड के हाई प्राइस के लिए ही प्रोटेस्ट कर रहे थे, विरोध कर रहे थे, विरोध प्रदर्शन कर रहे थे, जिससे क्रांति शुरुआत मानी गई है। हिस्टोरियंस ने कहा कि इस दिन के बाद बहुत सारे इवेंट्स हुए अल्टीमेटली, जो फाइनली कहां जाके रुके? जो फ्रांस की राजा को हटा दिया गया। नीचे इस फोटो में तुम्हें दिखाई दे रहा होगा, ये एक फोर्ट है, लोग इस पे हमला कर रहे हैं, तोड़ रहे हैं इसको। तो ये बास्टिल के किले को गिराया था, इसके कैदियों को रिहा कर लिया था। तो अपने पूरी स्टोरी इस दिन तक, इस दिन को इससे क्या हालात पैदा हुए, जो इतनी बड़ी बात हुई, इस दिन तक कैसे पहुंचे, इसके पीछे पूरी स्टोरी जानते हैं। तो एक्चुअली शुरुआत कब हुई, शुरुआत कैसे हुई, क्यों हुई, ये सब पता चलेगा अपने को उस टाइम का समाज समझने से। हुआ क्या था उस टाइम, एक्चुअली कंडीशंस क्या थी। तो लुई 16 फ्रांस का राजा बना 1774 में। उससे पहले मैंने को लिखा है फ्रेंच सोसाइटी ड्यूरिंग लेट 18th सेंचुरी। व्हाट डू यू मीन बाय 18th सेंचुरी? बहुत से स्टूडेंट को पता होगा, फिर बता देता हूं। 1701 to 1800, these 100 years will be 18th century, 18वीं शताब्दी। और रीजन्स ऑफ रिवोल्यूशन, क्रांति के क्या कारण रहे, ये सब अपने इस टॉपिक में पढ़ेंगे। तो 1774 में लुई 16 भाई साहब बने किंग ऑफ फ्रांस, फ्रांस के राजा बने। और उन्होंने क्या देखा, जब वो राजा बने तो उनका राजकोष खाली था, एम्प्टी ट्रेजरी, ड्रेन फाइनेंशियल रिसोर्सेस। फाइनेंशियल रिसोर्सेस क्या होते हैं? जनरली इंडस्ट्रीज होती है, एग्रीकल्चर हो गया, जहां से टैक्स मिलता है गवर्नमेंट को या राजा होता है, टैक्स जहां से मिलता है वो फाइनेंशियल रिसोर्सेज होते हैं। तो वो वॉर के कारण डैमेज हो गए थे। उसके बाद डेट ऑफ अबाउट 12 लीवरेज, 12 लीवरे का कर्ज। लीवरे उस टाइम उस फ्रांस की करेंसी थी, और जिसपे जिन्होंने डेट देखा था, जो कर्जदार थे, वो 10% इंटरेस्ट भी ले रहे थे। और चौथी चीज थी जो थी इमेंस प्लेस ऑफ वर्सेल टू बी मैनेज्ड। तो कई बार क्वेश्चन डायरेक्ट आ जाता है कि जब लुई 16 राजा बने तो उनके सामने मुख्य समस्याएं क्या क्या थी। तो ये 4 जो समस्याएं हैं यहाँ पे, ये उनके सामने मुख्य समस्याएं थी कि उनका राजकोष खाली था, उनके जो वित्तीय संसाधन थे वो समाप्त हो चुके थे, उनके कर्ज था, और चौथा है इमेंस प्लेस ऑफ वर्साइल टू बी मैनेज्ड। जो वर्साइल का किला था उसकी सर्वशक्त बनाने रखने के लिए भी जो राज परिवार था वो बहुत खर्च करता था। अब ये तो जो उसको कमियां थी, वो जो उसको दिक्कतें महसूस आई वो थी। उसके अलावा उसको कर्ज पे करने के लिए जो कर्जा था उसको पे करना था। उसके अलावा रेगुलर एक्सपेंसेस होते हैं गवर्नमेंट के, जैसे आर्मी को मेंटेन करना, कोर्ट चलाना, गवर्नमेंट ऑफिसेस और यूनिवर्सिटीज को रन करना। तो इन सब चलाने के लिए उनके पास पैसे बहुत कम पड़ रहे थे, क्योंकि वो 10% तो इंटरेस्ट देते थे। ज्यादातर खर्चा, ज्यादातर उनका जो रेवेन्यूज थे वो किस में खर्च हो रहे थे? डेब्ट पे करने में। तो वो उनको टैक्स बढ़ाना पड़ा। The state was forced to increase the tax, ताकि वो इन सब चीजों को चला सके, ढंग से काम कर सके गवर्नमेंट सिस्टम। तो पैसे जरूरत पड़ती थी, पैसे की जरूरत के लिए उन्होंने टैक्स बढ़ाने की सोची। चलो टैक्स बढ़ा दो,
उसके अलावा एक और बड़ी दिक्कत क्या थी, अनदर बिग इशू इज द सोसाइटी, समाज का वर्गीकरण, ये भी बड़ी दिक्कत थी। लेट 18th सेंचुरी में क्या सीन था, लेट 18th इंटायर 18th सेंचुरी में ये सीन था, जो कंप्लीट फ्रेंच सोसाइटी थी वो 3 स्टेट्स में डिवाइडेड इन 3 स्टेट्स, और 3 स्टेट्स में भी ओनली तीसरे मेंबर के जो स्टेट थे वो टैक्स देते थे। अब ये 3 स्टेट्स क्या थे, उसमें कौन कौन थे, जिसको द ओल्ड रिजन कहते हैं, पुराना राजतंत्र। इसमें था, पहला स्टेट था पादरी वर्ग, जो चर्च वगैरह काम करते थे, जो पादरी लोग थे, वो क्लर्जी जो कहते हैं पादरी वर्ग, ये पहला स्टेट था। सेकंड स्टेट था कुलीन वर्ग, नोबिलिटी, सामंत लोग जो होते, जो जमीनों के ज्यादातर मालिक थे। और थर्ड स्टेट था जिसमें आते थे बिजनेसमैन आते थे, मर्चेंट्स व्यापारी आते थे, कोर्ट ऑफिशियल्स आते थे। इसके अलावा पीजेंट्स किसान थे, आर्टिसंस थे, मजदूर वगैरह, छोटे किसान भूमिहीन किसान थे, लैंडलेस मजदूर थे, और नौकर चाकर, ये सब तीसरे स्टेट में आते थे। और बेसिकली यही लोग गवर्नमेंट को टैक्स पे कर रहे थे। उससे बड़ी दिक्कत क्या थी कि 60% जो लैंड था उसका मालिकाना हक था सामंत लोगों के पास, यानी कि 40% इनके पास था, और टैक्स सारा इनको पे करना, और ये वैसे ही गरीब थे और ज्यादा गरीब होते जा रहे थे। अब क्या हुआ था, मेंबर्स ऑफ फर्स्ट 2 स्टेट्स, दैट इज द क्लर्जी एंड द नोबिलिटी, एंजॉयड सर्टेन प्रिविलेज बाय बर्थ, उनको कुछ विशेष जन्माधिकार थे। जन्माधिकार से मतलब कि जन्म से वो जिस जाति में या जिस धर्म में या जिस स्टेट में पैदा हो गए उसके अनुसार उनको अधिकार मिले हुए थे। उनमें से क्या था कि जो पहले 2 थे वो टैक्स नहीं पे करते थे, एग्जेम्पशन ऑफ टैक्स, एंड द नोबल्स फर्दर एंजॉयड फ्यूडल प्रिविलेजेस, जो नोबल्स थे, नोबिलिटी थे, उनको क्या थे, उनको सामंत कर मिलता था। जो मतलब जो छोटे किसान थे, जो उनकी जमीन पे खेती करते थे, उनको जमीन का भी कर देते थे। और किसानों को फिर बहुत ज्यादा कर देना पड़ता था, वो सरकार को कर देना। और कौन कौन से कर वो पे करते थे, व्हाट आर द डिफरेंट टैक्सेस ड्यूरिंग द फ्रेंच रिवॉल्यूशन ड्यूरिंग द 18th सेंचुरी आर, फर्स्ट वन इज द टाइथ। व्हाट इज टाइथ? टाइथ इज अ टैक्स लेविड बाय द चर्च, यानी कि बेसिकली धार्मिक कर था जो चर्च में देना पड़ता था, धार्मिक कर, वी कैन से इट धार्मिक कर, जो कंप्राइजिंग 1/10 ऑफ द एग्रीकल्चर प्रोड्यूस, यानी एक साल में जितनी पैदावार हुई उसका 1/10 भाग तो चर्च को देना पड़ता था। उसके अलावा टैक्स टू बी पेड डायरेक्टली टू द स्टेट, अब गवर्नमेंट डायरेक्टली टैक्स लेती थी पैदावार पे कुछ परसेंटेज, जैसे डायरेक्ट टैक्स होते हैं। फिर इनडायरेक्ट टैक्सेस थे which were levied on the articles of everyday consumption like salt और tobacco, तंबाकू और नमक जैसे उत्पाद जो दैनिक प्रतिदिन काम आते हैं, उन पे भी इनडायरेक्ट टैक्सेस लगते थे जिनसे उनका प्राइस बढ़ता था। तो कुल मिला के जो थर्ड स्टेट था वो बहुत टाइप, उसके अलावा जो ये थे जो नोबिलिटी के लोग थे वो और टैक्स ले रहे थे, तो यानी कि किसानों को तो बहुत टैक्स देना पड़ रहा था, थर्ड स्टेट को बहुत टैक्स देना पड़ रहा था। उसके अलावा भी लुई 16 कह रहा था कि जो डिमांड है वो पूरी नहीं हो रही तो टैक्स और बढ़ाना पड़ेगा। तो इतनी, और इसके अलावा क्या, उस टाइम फ्रांस की पॉपुलेशन भी इंक्रीज हो रही थी, तो जो जमीन थी वो तो उतनी थी, तो प्रोडक्शन ऑफ ग्रेन्स कुड नॉट कीप पेस विद द डिमांड, क्योंकि पॉपुलेशन बढ़ेगी तो डिमांड बढ़ेगी, खाने वाले लोग बढ़ेंगे तो डिमांड बढ़ेगी। तो डिमांड तो बढ़ी पर प्रोडक्शन उतना ही रहा, तो उससे क्या हुआ, कीमतें बढ़ने लग गई। तो प्राइस ऑफ ब्रेड बेसिकली सी बात है कि अपन जानते हैं सप्लाई वर्सेस डिमांड का रूल होता है कि अगर सप्लाई बढ़ेगी तो प्राइस घटेगा, और अगर डिमांड बढ़ेगी तो प्राइस बढ़ेगा। डिमांड बढ़ी, सप्लाई उतनी रही तो प्राइस बेसिकली बात बढ़ना ही था। तो ब्रेड जो जनरल जो उस टाइम के फ्रांस के समाज के लोग खाते थे, जो गरीब लोग खाते थे ब्रेड, उसका प्राइस बहुत ज्यादा बढ़ने लग गया, रेपिडली बढ़ा। और हालत तो जब और खराब होती, जब या तो सूखा आ जाता या ओलावृष्टि हो जाती तो और हालत खराब हो जाती। ड्यूरिंग द ड्रोट एंड हेल रिड्यूस द हार्वेस्ट, तो पैदावार कम होती ही सप्लाई और कम हुई, सप्लाई कम होती और आ गया। दिस लेड टू सब्स्टिट्यूशन क्राइसिस, यानी कि जीविका का संकट आ जाता था, लोगों के पास खाने के लिए कुछ भी नहीं बचता था और लोग मरने भी लग जाते थे, जिसको अपन क्या कहते हैं, सब्स्टिटेंस क्राइसिस, एन एक्सट्रीम सिचुएशन वेयर द बेसिक मींस ऑफ लाइवलीहुड आर इंडेंजर्ड। बेसिक नीड्स क्या होती है, रोटी कपड़ा मकान, रोटी कपड़ा मकान अपने बोलते हैं ना आशियम, तो रोटी कपड़ा मकान की कमी आ जाना, दिक्कत आ जाना। चलो मकान के बिना काम कर ले, कपड़े भी एक कपड़े से काम लाने में, रोटी तो डेली जरूरी है, उसकी ही सप्लाई कम हो जाए, जो बेसिक मीन्स ऑफ लाइफ है, जो बेसिक उनकी दिक्कतें आने पैदा हो जाती थी।
तो इसके कारण क्या हुआ, तीसरे लोग बहुत ज्यादा टैक्स पे कर रहे थे, बहुत ज्यादा कीमतें बढ़ गई थी, तो वो बहुत ज्यादा परेशान थे इन सब चीजों से। और सबसे ज्यादा परेशान किससे थे, समाज के वर्गीकरण से, कि जो ऊपर के जो लोग दो वर्ग थे वो टैक्स नहीं पे कर रहे थे, सारा टैक्स का भार इन पे था, इनके अलावा उनको चीजें महंगी मिल रही थी और गरीबी बढ़ती जा रही थी, तो एक हद पहुंच चुकी थी। फिर क्या, राइज ऑफ मिडिल क्लास। अब ये मिडिल क्लास लोग कौन थे, ये थर्ड स्टेट के वो लोग थे जो बिजनेसमैन थे और कुछ लोग थे। जब हमने थर्ड स्टेट पढ़ा तब हमने देखा था कि उसमें बिग बिजनेसमैन, मर्चेंट्स एंड कोर्ट ऑफिशियल्स भी है। तो ये सब जो लोग थे यही थे मिडिल क्लास। तो राइज ऑफ मिडिल क्लास, बिग बिजनेसमैन, मर्चेंट्स एंड कोर्ट ऑफिशियल्स एटसेट्रा। अब बिजनेसमैन के पास क्या फायदा था, इनके पास पैसा था, व्यापारियों के पास पैसा आ गया धीरे धीरे व्यापार करके, और इनके पास थी एजुकेशन, कोर्ट ऑफिशियल एंड लॉयर्स के पास। तो उनको वेल्थ आई कहां से, व्यापारियों के पास और बिजनेसमैन वेल्थ आई कहां से, उस टाइम वुलन और सिल्क का प्रोडक्शन बहुत ज्यादा बढ़ा और उनका एक्सपोर्टेशन भी बहुत ज्यादा बढ़ा। तो एक्सपोर्ट करके वो बहुत ज्यादा पैसे कमाने लगे, और जो रिचर मेंबर थे, जो नोबिलिटी क्लर्जी के लोग थे, वो भी कपड़े तो पहनते थे, वो भी खरीदते थे, उससे उनको बहुत मुनाफा हुआ और उनके पास अच्छा खासा पैसा हो गया। और मर्चेंट्स और बेनिफिशियरी छोड़ के थर्ड स्टेट में जो प्रोफेशनल लोग थे, लॉयर थे, एडमिनिस्ट्रेटिव ऑफिसर्स थे, उनके पास बढ़िया खासी एजुकेशन हो गई। तो उनके पास एजुकेशन भी होगी, पैसे भी हो गए, तो अब वो एक क्रांति को स्पॉन्सर कर सकते थे। और ये सारे के सारे जो एजुकेटेड लोग थे ये मानते थे कि जो सोसाइटी में कुछ लोगों को जो प्रिविलेज बाय बर्थ है ये खत्म कर देना चाहिए, इसके फेवर में थे। तो ये सब चीजें धीरे धीरे सैलून्स वगैरह में, कॉफी हाउस में डिस्कस होने लगी और लोगों में फैलने लगी। ये विचार धीरे धीरे पूरी जनता में फैलने लगे, क्योंकि सभी तो पढ़े लिखे थे नहीं, किसान भी थे, बाकी लोग भी थे, उन तक ये बातें पहुंच रही थी। और जब ये उसी टाइम ये न्यूज आई कि लुई 16 ने टैक्स बढ़ाने की बात की है, टू एबल टू मीट द एक्सप्रेस ऑफ स्टेट जनरेटेड एंगर, तो उससे क्या हुआ, लोगों को गुस्सा, बात पहले बढ़ी हुई थी, वो वैसे परेशान थे, और ये जो टैक्स बढ़ाने वाली बात उनके सामने आई तो ये बिल्कुल उन्होंने कह दिया कि तो ये सिस्टम खत्म करना ही पड़ेगा। तो इसको लोग मान सकते हैं अपने क्रांति की शुरुआत, द इरप्शन ऑफ द रेवोल्यूशन। लोग गुस्साए हुए थे पहले से वो थर्ड स्टेट के लोग, और उन्होंने क्या सोचा कि अब तो क्रांति से काम बनेगा, रिवोल्यूशन करनी ही पड़ेगी। तो बेसिकली चीज क्या थी कि जब टैक्स बढ़ाने की बात आई तो जो मोनार्क जो होता है ना, मोनार्क होता है किंग, तो किंग के पास डायरेक्ट पावर नहीं होती थी कि वो टैक्स इंपोज कर सके या टैक्स में अकेला चेंजेस कर सके। उसको एक मीटिंग हेल्ड करनी होती थी, और वो मीटिंग होती थी स्टेट्स जनरल की, यानी कि जो तीनों स्टेट के लोग थे उनको बुलाना पड़ता था, तीनों को एक एक वोट देने का अधिकार होता था, तीनों की सहमति से नए टैक्स लागू करने होते थे। तो इसी के फेवर में 15 मई 1789 को, जो अपने 14 जुलाई 1789 की बात करके आए थे, उससे कुछ दिन पहले 5 मई ऑफ 1789 को लुई 16 ने एक असेंबली बुलाई स्टार्स जनरल की, टू पास द प्रपोजल ऑफ न्यू टैक्सेस, ताकि नए टैक्स इंप्लाई किए जा सके। तो फर्स्ट और सेकंड स्टेट से लगभग दोनों से 300 रिप्रेजेंटेटिव आए, और थर्ड स्टेट से लगभग आए 600 मेंबर्स। इन सबको असेंबली में बुला लिया गया, सबको वोटिंग। तो इनिशियली क्या होता था, प्रिंसिपल ये था कि ईच स्टेट है 1 वोट, यानी कि 3 स्टेट है, 3 वोट हो गए, जो बहुमत हो गया तो पास हो जाएगा। तो इन दोनों को तो टैक्स बढ़ाने से कोई दिक्कत नहीं थी, इनको देना ही नहीं था टैक्स, इनको क्या दिक्कत होती, दिक्कत थी जो थर्ड स्टेट के लोगों को, थर्ड स्टेट के मेंबर्स को। तो इस बार थर्ड स्टेट के मेंबर्स ने डिमांड की कि पर पर्सन वोटिंग होनी चाहिए। फर्स्ट और सेकंड स्टेट में भी कुछ 300 रिप्रेजेंटेटिव है, उनमें भी कुछ लोग ऐसे होंगे जिन्होंने जो टैक्स बढ़ाने के अपोजिट होंगे, और थर्ड स्टेट वाले थे क्योंकि पूरा टैक्स का भार उन्हीं पे था। तो इस कहानी से इस दिन क्या हुआ, उन्होंने डिमांड किया कि प्रत्येक मेंबर वोट करेगा, ना कि पूरा स्टेट का एक सिंगल वोट होगा। तो जब उन्होंने ये डिमांड किया तो लुई 16 के दिमाग में आ गया कि ये तो गड़बड़ है, अगर ये चीज हो गई तो हो ही नहीं पाएगा फिर तो, क्योंकि ये लोग वोट करेंगे नहीं और टैक्स बढ़ा नहीं पाएंगे। तो उसने चाहा कि वो पुरानी वाली पद्धति लागू रहे, तो उसने चीज को मना किया। तो क्या हुआ, किंग ने वो प्रपोजल रिजेक्ट करते ही तो थर्ड स्टेट के जो मेंबर थे वो असेंबली से बाहर निकल गए, 600 लोग बाहर आ गए। हो सकता है कुछ सेकंड स्टेट और फर्स्ट स्टेट के लोग आगे हो गए, और उन्होंने बाहर आके खुद को नेशनल असेंबली घोषित कर दिया। तभी नहीं किया था, तब वो प्रोटेस्ट करने बाहर आ गए थे, इकट्ठे हो गए।
और उन्होंने कहा कि हम पूरे फ्रेंच के रिप्रेजेंटेटिव है, स्पोक्समैन है, हम ही सारे विचार व्यक्त करेंगे। तो बेसिकली दिक्कत उनके साथ थी, तो वही होता है ग्रीक को ज्यादा दबाओगे तो वो फिर फूटेगा ही। तो यही हुआ और 20 जून को वो सारे इकट्ठे हुए और उन्होंने खुद को एक नेशनल असेंबली घोषित कर दिया। और बहुत ही रोचक बात यह है कि उनके जो लीडर थे ना, मिराबी और एबेसियाज, ये दोनों ऊपर के 2 स्टेट्स के थे, यानी कि पादरी वर्ग और कुलीन वर्ग के, क्लर्जी और नोबिलिटी से दोनों थर्ड स्टेट के बिलोंगर्स नहीं थे, ये दोनों ऊपर के 2 स्टेट से बिलोंग करते थे। और इन दोनों का भी मानना था कि जो सिस्टम है टैक्स पे करने का और स्टेट्स का सिस्टम है, ये खत्म होना चाहिए। उन्होंने खुद को नेशनल असेंबली घोषित कर दिया और वो बिजी हो गए कॉन्स्टिट्यूशन बनाने में, वो संविधान बनाने में बिजी हो गए। देखा था ना कि इन्होंने नेशनल असेंबली घोषित कर दिया था खुद को, और मिराबे और आबे साइज इनका नेतृत्व कर रहे थे, इनको लीड कर रहे थे। तो जब नेशनल असेंबली कॉन्स्टिट्यूशन बनाने में बिजी थी, उस टाइम जो बाकी फ्रांस के लोग थे वो भी द रेस्ट ऑफ द फ्रांस सीड विद द ट्रोमोइल, बहुत ही विरोध प्रदर्शन हो रहे थे, लोग इकट्ठे हो रहे थे, क्राउड इकट्ठे हो रही थी। तभी वो अपनी घटना होती है, द एजिटेटेड क्राउड स्टॉर्म्ड एंड डिस्ट्रॉयड द बास्टाइल। जो बास्टाइल किला जो हमने स्टार्टिंग में कहानी सुनी थी, ये इसी टाइम हुई थी 1789 14 जुलाई 14 जुलाई वाली घटना होती है। उसके बाद कंटिन्यूस घटना क्या क्या होती है, क्राउड ऑफ एंग्री वुमेन स्टॉर्म इनटू द शॉप्स, पीजेंट्स इन सेवरल डिस्ट्रिक्ट्स सीज्ड होज एंड पिटफॉक्स एंड अटैक्स स्टैटिक्स। यानी कि जो महिलाएं थी जो लाइन में लगी हुई थी ब्रेड्स वगैरह के लिए, उनको मिली नहीं तो उन्होंने धक्के मार के धक्का मुक्की करके दुकानों के अंदर घुस गई, तोड़ फोड़ कर दी, किसानों ने सामंतों पे हमले कर दिए। उन्होंने जो होर्डेड, जो ब्लैक मार्केट में यूज नहीं करते होर्डिंग्स, जो जमाखोरी होती है, जमाखोरी जो ग्रेन्स था ताकि उसके कारण उसकी महंगाई बढ़ रही थी, उसको लूट लिया। जो डॉक्यूमेंट्स थे मेमोरियल ड्यूज के, जो सामंत के कर, जो सामंत लोग कर लेते थे, जो कर्ज उन्होंने किसानों को दे रखा था, उसके जो दस्तावेज थे वो भी उन्होंने जला दिए। तो मतलब पूरा जो फ्रांस था वो हिला पड़ा था, क्योंकि जो नेशनल असेंबली थी वो अपना काम कर रही थी, किसान और महिलाएं भी विरोध कर रही थी, चारों तरफ विरोध ही विरोध हो रहा था, हर तरफ बहुत मारामारी का माहौल था। तो इन सब चीजों को देखते हुए और उनको लुई 16 को लगा इतना बड़ा रिवोल्ट हो रहा है, इतनी बड़ी क्रांति हो रही है, इतना बड़ा विरोध हो रहा है, तो मैं शायद ही कुछ जीत पाऊं। तो लुई 16 ने नेशनल असेंबली को एक्सेप्ट कर लिया एंड उसने ये भी मान लिया कि चलो कॉन्स्टिट्यूशन में लागू कर दो, मुझे कोई दिक्कत नहीं है। तो उसके कारण क्या हुआ, नाइट ऑफ 14 अगस्त 1789 को असेंबली पास्ड ए डिक्री एबोलिशिंग द फ्यूडल सिस्टम ऑफ ऑब्लिगेशंस एंड टैक्सेस, टाइट्स वर एबोलिश्ड एंड लैंड्स ओन्ड बाय द चर्च वर कॉन्फिस्केटेड। बेसिकली जो समाज में वर्गीकरण था, जो स्टेट सिस्टम था, उसको खत्म कर दिया गया, सबको टैक्स देने का बात कही गई, टाइट्स को खत्म कर दिया गया, और जो चर्च ने जो जमीनें ले रखी थी या अपने कब्जे में कर रखी थी, उनको भी गवर्नमेंट के अंदर ले लिया गया डायरेक्ट। और इससे हुआ क्या, इससे गवर्नमेंट को बहुत सारा पैसा मिला। अबाउट 20 लीवरेज की संपत्ति जो थी, 20 बिलियन लीवरेज की संपत्ति अब गवर्नमेंट के अंदर थी, जिससे वो अपना कर्ज भी माफ कर सकते थे, टैक्स भी कम कर सकते थे, सब चीजें हो सकती थी। बट हुआ क्या, एक्चुअली क्या हुआ, नेशनल असेंबली ने अपना कॉन्स्टिट्यूशन बनाते बनाते उसको लग गए 2 साल। 1791 में अपना कॉन्स्टिट्यूशन लेके आई और उस कॉन्स्टिट्यूशन नाम दिया गया डिक्लेरेशन ऑफ द राइट्स ऑफ द मैन एंड ऑफ द सिटीजन। तो यहां भी एक तुम्हें भेदभाव दिख रहा होगा, डिक्लेरेशन ऑफ द राइट्स ऑफ मैन, पुरुषों का अधिकार, महिलाओं का इसमें कोई जिक्र नहीं था। एक तो सीधा इसके नाम में दिख रहा है तुम्हें, ये नाम बहुत इंपॉर्टेंट है, ये भी पूछ लिया जाता डायरेक्ट, और ये कब हुआ 1791 में, डेट्स भी इंपॉर्टेंट है, याद रखते जाना। बट इसमें देखो मेन का जिक्र किया है और सिटीजन्स का जिक्र किया है, तो ये एक बड़ी दिक्कत होगी, छोटी मोटी तो ये मान लो। फिर उसके अलावा उसमें देखो और डिटेल में जाते हैं अपने, बेसिकली इस कॉन्स्टिट्यूशन में उन्होंने इंडिपेंडेंस का जिक्र किया था, क्या क्या आजादी होनी चाहिए, और उसमें बेसिक जो नीड थी वो थी कि जो मोनार्क होता है, जो सब राजा होता है, किंग होता है, सम्राट होता है, उसका जो पावर्स है वो लिमिटेड होनी चाहिए। और जो लॉज वगैरह बनाने की जो पावर है वो नेशनल असेंबली के हाथ में होगी, जो कि इनडायरेक्टली इलेक्टेड होगी, यानी इलेक्शंस होंगे। इनडायरेक्टली इलेक्टेड मतलब क्या था कि पहले कुछ ग्रुप ऑफ पीपल, किसी, जैसे ये 10 लोग हैं, इन्होंने 3 लोगों को चुना और ये 3 लोग फिर वोट करेंगे, एक को चुनेंगे, तो ये एक चुना गया तो इनकी वोट से है, पर ये इनडायरेक्टली चुना गया क्योंकि पहले इन्होंने इनको चूज किया, ये ऊपर चूज हुए। तो ये असेंबली चीज जो इनडायरेक्टली
इलेक्ट होती थी नेशनल असेंबली। बट एक बड़ा इश्यू क्या था, ग्रुप ऑफ इलेक्टर्स कौन होंगे, हु विल वोट, हु टर्न्स टू चूज द असेंबली, कौन चूज करेगा, ये बड़ी दिक्कत थी। तो उस टाइम जो कॉन्स्टिट्यूशन आया था जो 1791 में, उसमें सभी सिटीजन्स को अधिकार नहीं दिया गया वोटिंग का। ओनली जो टैक्स पे करते थे, जो टैक्स पेयर थे, जो एटलीस्ट 3 दिन की जो उनकी मजदूरी थी उसके बराबर का टैक्स पे करते थे, उन्हीं लोगों को एक्टिव सिटीजन्स माना गया, यानी कि उन्हीं लोगों को वोट का अधिकार दिया गया, जो कि बहुत बड़ी दिक्कत थी। फिर गरीबों को टाल दिया गया। अगेन दे वर नॉट अलाउड टू वोट, दे विल नॉट अलाउड टू चूज द असेंबली, अगेन असेंबली विल वर्क फॉर द मनी वन। यानी कि जो थर्ड स्टेट में जो अमीर लोग थे, जो मिडिल क्लास थी, उनको तो फायदा हो गया, उनके पास पैसे थे, वो वोट करते थे। क्लर्जी नोबिलिटी के पास तो पहले से पैसे थे, तो वो भी वोट करते थे। तो बेसिकली दिक्कत किसके साथ आई, जो थर्ड स्टेट के लोग थे। इससे हुआ क्या, फ्रांस में सिचुएशन और खराब हो गई, सिचुएशन टेंस रही। अब लार्ज सेक्शन ऑफ जो लोग थे वो गरीब तबके के लोग थे, किसान वगैरह थे ज्यादातर, तो उनका मानना था कि क्रांति जारी रहनी चाहिए, 79 के बाद भी, कॉन्स्टिट्यूशन के बाद भी जारी रहनी चाहिए, क्योंकि जो 1791 का जो कॉन्स्टिट्यूशन था उसने पॉलिटिकल राइट्स दे दिए थे सिर्फ रिचर सेक्शन ऑफ द सोसाइटी को, गरीबों के साथ फिर वही सेम कंडीशन रही। तो इसके एवज में वहां पे एक चीज बनने लगी, पॉलिटिकल क्लब्स। ये पॉलिटिकल क्लब्स क्या थे, ये लोगों के समूह बनने लग गए, लोग बैठते बातें करते, एक दूसरे विचार, कुछ लोग पढ़े लिखे थे उनमें, बाकी किसानों को मिला लिया जाता था। तो ऐसे क्लब्स फॉर्म होने लग गए, महिलाओं के भी बनते थे खुद के क्लब्स, मेंस के बनते थे। उस टाइम एक बहुत ही पॉपुलर क्लब था जैकोबिन्स, जैकोबिन्स नामक क्लब था, और ये इसका नाम पड़ा, फॉर्मर सेंट था जैकोब इन पेरिस, इसके नाम पे उसका क्लब का नाम पड़ा जैकोबिन्स। तो जैकोबिन्स नाम का क्लब था जो पॉपुलर था। उसके अलावा भी बहुत सारे क्लब्स थे, एक जैकोबिन्स इंपॉर्टेंट नेम है क्लब्स में। और ये जो लोग थे जो मानते थे कि रिवॉल्यूशन कंटिन्यू रहनी चाहिए, और अभी पूर्ण रूप से अधिकार नहीं मिले फ्रांस के लोगों को, अपने क्रांति का असली मतलब निकला नहीं है, तो वो लोग इस क्लब्स के थ्रू क्रांति कंटिन्यू करना चाहते थे। नेशनल असेंबली ने कॉन्स्टिट्यूशन तो ला दिया था, राजा की पावर कम तो हो गई थी, पर राजा भी था वहां पे, और रिचर सेक्शन थे, वो वोट करके असेंबली चूज करते, जो बेसिकली लॉज बनाती थी। तो पावर असेंबली के पास भी थे, किंग के पावर कम कर दिए गए थे, और जो सिस्टम ऑफ टैक्सेस था वो भी खत्म कर दिया गया था। पर ये असेंबली चूज करने का अधिकार भी सिर्फ रिचर सेक्शन को था। ये भाई साहब है मैक्सिमिलियन रॉबेस्पियर, ये कौन थे इसके बारे में अपने जानेंगे। पहले देखते हैं जैकोबिन्स क्लब, इसके मेंबर्स कौन थे। द मेंबर्स ऑफ द जैकोबिन क्लब बिलोंग टू मेनली टू द लेस प्रॉस्परस सेक्शन ऑफ सोसाइटी, जो गरीब तबके के लोग थे, जो जैसे शू मेकर्स हो गए, पेस्ट्री कुक्स हो गए, वॉच मेकर्स हो गए, प्रिंटर्स हो गए, सर्वेंट्स ऑफ डेली वेज वर्कर्स। ये लोग थे जो बेसिकली उनको एक इनएक्टिव सिटीजन्स थे, जो टैक्स पे करने के एप्लीकेबल नहीं थे, जो वोट देने के लिए अलाउड नहीं थे। ये सब लोग थे जो इसमें जैकोबिन्स क्लब में थे। बाकी क्लब में भी ऐसे लोग थे सिमिलर, और उनका लीडर था जैकोबिन क्लब का मैक्सिमिलियन रॉबेस्पियर, जिसकी भी फोटो आई थी। मैक्सिमिलियन रॉबेस्पियर बहुत इंपॉर्टेंट नेम है। और 10 अगस्त 1791 में उन्होंने प्लेस ऑफ टुलेरिज, टुलेरिज के किले को गिरा दिया, स्टॉर्म कर दिया। मास्केड द किंग्स गार्ड, मास्केड का मतलब होता है समूह में वध करना लोगों का। किंग्स गार्ड को मार गिराया एंड हेल्ड द किंग हिमसेल्फ एज होस्टेज, और किंग को बंदी बना लिया फॉर सेवरल हॉर्स, कुछ घंटों के लिए। उसके बाद क्या हुआ, एक असेंबली वोट हो गई, और जो रॉयल फैमिली थी, यानी कि किंग, उसकी वाइफ क्वीन और उसके बच्चे वगैरह, उन सबको जेल में डाल दिया गया। चुनाव हुए, इस बार चुनाव हुए, उसमें क्या डिफरेंस आया, इस बार ऑल मेन ऑफ 21 ईयर एंड अबव, ऑल मेन, वुमेन्स को फिर एक्सक्लूड कर दिया। इस बार ऑल मेन ऑफ 21 ईयर्स, जो लोग 21 ईयर्स के ऊपर के जो लोग थे, सबने वोटिंग की। उनसे अमीरी गरीबी का इस बार भेदभाव नहीं किया गया, और सबको वोट का अधिकार मिला इस बार। और एक नई असेंबली चूज की जिसको नाम दिया गया कन्वेंशन। ये कन्वेंशन कब बनी, 21 सितंबर 1792 को, यानी इतने टाइम में वो राजा था, उसको तो उन्होंने हॉस्टेज कर रखा था, इंप्रिजन कर रखा था, और एक नई असेंबली चूज की गई जिसको नाम दिया कन्वेंशन। और इसने क्या किया, इसने मोनार्की को परमानेंटली खत्म कर दिया गया। मतलब पिछला जो कॉन्स्टिट्यूशन था 1791 वाला, उसमें राजा था, उसमें राजा को कुछ अधिकार थे, पर इस बार कंप्लीटली रिमूव कर दिया गया, सबको वोटिंग का अधिकार दिया गया, और फ्रांस क्या बन गया था, रिपब्लिक बन चुका था 1792 को। 21 सितंबर 1792 को जब असेंबली हुई, इस दिन को
फ्रांस एक मोनार्की से हटके एक रिपब्लिक कंट्री बन चुकी थी, एक लोकतंत्र बन चुका था। उसके बाद क्या हुआ, लुई 16 था जिसको उन्होंने होल्ड कर रखा था, उसको सेंटेंस टू डेथ, मौत का कोर्ट ने उसको ट्रीजन के चार्ज में मौत की सजा सुना दी, फांसी दे दी गई। और 21 जनवरी 1793 को उसको फांसी दे दी गई। ट्रीजन क्या होता है, देशद्रोह, देशद्रोह के उपलक्ष्य में उसको फांसी दे दी गई। फिर शुरू होता है रेन ऑफ टेरर। अब बेसिकली हुआ क्या, असेंबली चूज हो गई, मैक्सिमिलियन रोबेस्पियर तो जो था वो उनका लीडर था, तो बेसिकली वही गवर्नमेंट में आएगा, वो असेंबली में आगे, कन्वेंशन में पावर उसके हाथ में आ गई। अब उसके हाथ में पावर आती है, उसने बहुत ही ज्यादती करनी स्टार्ट कर दी, रेन ऑफ टेरर यानी कि आतंक राज, आतंक का राज। यानी उसने अपनी इतनी ज्यादती की कि जो कुलीन और पादरी वर्ग के लोग थे उनको सीधा पकड़ता, उनको काट देता था, गिलोटिन कर देता था। गिलोटिन क्या चीज होती है आगे देखेंगे। बेसिकली हुआ क्या, 1792 के एंडिंग में जाके वो कन्वेंशन बना, और 1793 और 1794 के जो 2 इयर्स का जो ये टाइम स्पेन था, इसको नाम दिया गया है रेन ऑफ टेरर, आतंक राज। तो उस टाइम लीडर कौन था, रोबेस्पियर, मैक्सिमिलियन रोबेस्पियर। मैक्सिमिलियन रोबेस्पियर फॉलोड ए पॉलिसी ऑफ सेवर कंट्रोल्स एंड पनिशमेंट्स, बहुत ज्यादा कंट्रोल और पनिशमेंट का पॉलिसी उसने लागू की। ऑल दोज हुम ही सॉ एज बीइंग एनिमीज ऑफ द रिपब्लिक, जो भी उसको लोकतंत्र के दुश्मन लगते थे, जैसे एक्स नोबल्स थे जो अंदर लोग बातचीत करते रहते थे कि ये लोकतंत्र खत्म होना चाहिए, वापस वैसा सिस्टम हो जाना चाहिए। कलरजी थे, अदर पॉलिटिकल पार्टीज के जो मेंबर्स थे, अपोजिशन के मेंबर्स थे, और इवन उसकी खुद की पार्टी के जो मेंबर थे जो उसके मेथड से एग्री नहीं थे, उन सबको वो अरेस्ट कर लेता था। यानी जो उसके खिलाफ बोला उसको पकड़ लो, और उनको एक कोर्ट ट्रायल दिया जाता था। अगर कोर्ट में गिल्टी मानता तो उनको गिलोटिन किया कर दिया जाता था। गिलोटिन क्या होती थी, गिलोटिन एक मशीन होती थी जो 2 पिलर होते थे, से उसके बीच में एक आरी जैसा औजार लगा दिया था गया था, और उससे उनकी गर्दन काट दी जाती थी। ये बंदा है, इसको पकड़ लिया उसने, ये आरी से इसकी गर्दन काट दी, ऐसा सिस्टम था। इस फोटो में दिख रहा है ये गिलोटिन है, ये सिस्टम गिलोटिन है। तो इतनी ज्यादती करने से जो उसकी खुद की पार्टी के लोग थे वो खुद उससे परेशान हो गए थे। 2 साल में वो खुद उससे थक गए थे। 1793-94 में रेन ऑफ टेरर में इतनी रिलेटलेसली, इतनी ज्यादा उसने ज्यादती करती थी, खुद लोग उससे परेशान हो गए। और फाइनली उसको 17 जुलाई 1794 में कोर्ट ने उसको गिल्टी पाया, उसको अरेस्ट किया गया, उसको भी गिलोटिन कर दिया गया। जो उसका मारने का तरीका था उसी से पब्लिकली उसको भी मार दिया गया, खुद को, मैक्सिमिलियन रोबेस्पियर को। तो अब अगर किंग भी खत्म हो गया, रोबेस्पियर भी खत्म हो गया, अब गवर्नमेंट किसके हाथ में आएगी, जो थर्ड स्टेट के जो मिडिल मैन थे, जो मिडिल क्लास फैमिली थी, जो पहले नेशनल असेंबली बनी थी, अब गवर्नमेंट आ गई उनके हाथ में। तो एक तो कन्वेंशन था जो बना के गया था रोबेस्पियर। अब फॉल ऑफ जैकोबिन गवर्नमेंट अलाउड टू द वेल्दियर मिडिल क्लासेस टू सीज पावर। बेसिकली जो मिडिल क्लास के लोग थे, पावर उनके हाथ में आ गई। एक नया कॉन्स्टिट्यूशन बनाया गया विच डिनाइड द वोट टू नॉन प्रोपोर्शनल सेक्शंस ऑफ सोसाइटी, और अगेन गरीबों को वोट देने से हटा दिया गया। तो रोबेस्पियर के टाइम में एक असेंबली तो चूज हो ही गई थी, जैसे कन्वेंशन नाम की, तो वो भी जारी थी। और ये जो अभी जो मिडिल क्लास फैमिली जो आए थे, इन्होंने नया कन्वेंशन, नया कॉन्स्टिट्यूशन लेके आए थे जिसमें गरीबों को अगेन वोट का, तो एक लेजिस्लेटिव काउंसिल 5 मेंबर की, अब 2 लेजिस्लेटिव काउंसिल काउंट होने लगी, 2 सरकारें मान लो, 2 असेंबलीज इलेक्टेड होने लगी, 2 का चुनाव होता है। एक को नाम, और नए वाले को नाम दिया गया डायरेक्टरी, जो 5 मेंबर्स की होती थी, और दूसरे थे लेजिस्लेटिव काउंसिल्स। तो ये दोनों जो आपस में हमेशा झगड़ते रहते थे एक दूसरे कंसेप्ट पे, एक में सबको वोट देने का अधिकार था, एक में आधों को वोट देने का अधिकार था। तो इन दोनों के झगड़ने से जो गवर्नमेंट थी उसकी स्टेबिलिटी बहुत कम हो गई थी, और इसका इफेक्ट बाद में पड़ा 1804 में जाके, जब नेपोलियन ने इस चीज का फायदा उठाया और खुद को फ्रांस का सम्राट घोषित कर दिया, जिसके बारे में आगे पढ़ेंगे। तो बेसिकली जो ये सरकार चला नहीं पाई, जो मिडिल क्लास फैमिली थी वो सरकार चला नहीं पाई। तो ये था चेंजेस फ्रांस में। अब तक क्या क्या चेंजेस आ गए थे, पहले मोनार्की था वो खत्म हुआ, फिर नेशनल असेंबली की गवर्नमेंट आई, उसके बाद उसको भी, उसमें भी गरीबों को वोट नहीं दिया गया। फिर रोबेस्पियर ने गवर्नमेंट की अलग क्लब्स वगैरह बनाए, फिर मिडिल क्लास को छोड़ के उन नीचे वाले तबके को भी वोट अधिकार मिला, नया कॉन्स्टिट्यूशन आया, उसमें रेन ऑफ टेरर आया, उसने ज्यादती कर दी और वो मारने लग गया, और एंड में मिडिल क्लास फैमिली के मिडिल क्लासेस ने सीज पावर सीज कर ली, और गवर्नमेंट खुद ही एक दूसरे से लड़ने लग गई।
इस पूरे काम के दौरान महिलाओं का क्या योगदान रहा, क्या क्रांति में महिलाओं का भी कोई योगदान था? पहले हमने थोड़ा सा देखा था कि क्लब्स वगैरह बने थे और वो विरोध प्रदर्शन में भी थी, साथ में थी, वो वास्तविक के लिए हमला हुआ तब भी महिलाएं साथ में थी। तो महिलाओं को भी लगता था कि उनको भी अधिकार मिलने चाहिए। उस टाइम कंडीशन बहुत वीक थी, उनको न पढ़ने का अधिकार था, न उनको उनके पिता बस उनकी मर्जी शादी कर देते थे और बस ये जिंदगी थी उनकी। तो बेसिकली वुमेन्स की डिमांड क्या थी? दे होप दैट देयर इन्वॉल्वमेंट वुड प्रेशराइज द रिवोल्यूशनरी गवर्नमेंट टू इंट्रोड्यूस मेजर्स टू इंप्रूव देयर लाइव्स। बेसिकली उनकी आस थी कि जो रिवोल्यूशनरी गवर्नमेंट है, क्रांति के बाद जो सरकार बनेगी, वो उनकी जिंदगी को सुधार करने के लिए भी कुछ न कुछ मेजर्स, कुछ न कुछ मापदंड लाएगी। उसके अलावा जब क्रांति हो रही थी, जिस टाइम लोग जो घर के पुरुष थे वो क्रांति में गए हुए थे, उस टाइम भी वो लोग they worked as seamstresses and laundresses, sold flowers, fruit and vegetables at the market, or were employed as domestic servants in the houses of prosperous peoples. बेसिकली वो घर चलाने के लिए बहुत सारे घरेलू कार्य करती थी, घरेलू नौकरी करती थी, मार्केट में फल सब्जियां वगैरह बेचती थी, प्रेस का काम करती थी। तो जो महिलाओं का काम होता है उससे जैसे जैसे वो घर का गुजारा कर रही थी। और उस टाइम जो मेन सेक्शन था जो फ्रेंच सोसाइटी का, वो गया हुआ था रिवोल्यूशन के लिए, लड़ने के लिए, फाइटिंग के लिए। और वुमेन जो पीछे थी उनका काम था कि वो एक लाइवलीहुड को मेंटेन रखे, लिविंग जो उनके बच्चे वगैरह थे, घर चलाना जो होता है उसका उनका जिम्मेदारी थी। ये एक बैकग्राउंड काम हो गया, ये महिलाओं का एक बैकग्राउंड कंट्रीब्यूशन हो गया रिवोल्यूशन में, कि उन्होंने बैक एंड डेवलपर जैसे होते हैं ना, तो वैसे उन्होंने बैक एंड में पूरा मेंटेन रखा। जैसे यहाँ पे एक लेडीज को दिखाया गया जिन्होंने फ्रांस का फ्लैग उठा रखा है, तो उनका डायरेक्ट इन्वॉल्वमेंट तो था ही था, इनडायरेक्ट इन्वॉल्वमेंट बहुत इंपॉर्टेंट था, डोमेस्टिक इन्वॉल्वमेंट जो उन्होंने बैकग्राउंड में काम किया। इसके अलावा डायरेक्ट इन्वॉल्वमेंट क्या था कि उन्होंने भी अपने क्लब्स बनाए और न्यूज़पेपर्स जारी किए। और एक जो बहुत इंपॉर्टेंट क्लब था, जैसे जैकोबिन्स वाला क्लब था, वैसे इनका भी क्लब था, सोसाइटी ऑफ रिवोल्यूशनरी एंड रिपब्लिकन वुमेन, क्रांतिकारी और स्वतंत्र महिलाओं का समाज, ऐसा करके एक क्लब था जो बहुत इंपॉर्टेंट था उस टाइम में। और एक लेडीज बहुत फेमस हुई, ओलंपी दे गोजेस। ओलंपी दे गोजेस क्या थी? वन ऑफ देयर मेन डिमांड वाज वुमेन एंजॉय टू द सेम पॉलिटिकल राइट्स एज मेन। उनकी मेन डिमांड क्या थी कि महिलाओं को भी वोटिंग का अधिकार मिलना चाहिए, पॉलिटिकल राइट्स, दे कैन वोट, दे कैन फाइट द वोट इलेक्शंस, दे कैन स्टैंड इन इलेक्शंस, दे शुड आल्सो बी इन द नेशनल असेंबली। ये सब जो पॉलिटिकल राइट्स थे जो सिर्फ अभी तक पुरुषों के पास थे, तो महिलाओं के को भी उनकी डिमांड थी कि उन्हें भी मिले। ओलंपिक दे गिव्स वाज द वन ऑफ द मोस्ट इंपोर्टेंट ऑफ द पॉलिटिकली एक्टिव वुमेन इन द रिवोल्यूशनरी फ्रांस। उस टाइम ये ओलंपिक दे गिव्स थी, ये बहुत ही एक्टिव वुमेन थी, वुमेन राइट्स के लिए काम कर रही थी। शी प्रोटेस्टेड अगेंस्ट द कॉन्स्टिट्यूशन, उन्होंने कॉन्स्टिट्यूशन के अगेंस्ट प्रोटेस्ट किया जिसमें सिर्फ मेन की जिक्र किया गया था। दे एक्सक्लूडेड वुमेन फ्रॉम द बेसिक राइट्स दैट ईच वुमन बीइंग वाज इंटाइटल्ड टू। तो वुमेन्स को बेसिक राइट्स, जो बेसिक राइट्स सब वुमेन बीइंग को मिलने चाहिए थे, उससे उन्होंने वुमेन को हटा दिया था, उसके खिलाफ उन्होंने प्रोटेस्ट किया। सो 1791 उसने एक और कॉन्स्टिट्यूशन लिखा जिसका नाम उसने दिया डिक्लेरेशन ऑफ द राइट्स ऑफ वुमेन एंड सिटीजन्स, यानी सिमिलर नेम है, उसमें मेन की जगह उसने वुमेन को इंट्रोड्यूस किया कि महिलाओं के अधिकार के लिए भी एक कॉन्स्टिट्यूशन होना चाहिए। और उसने खुद को क्वीन टू द मेंबर्स ऑफ नेशनल असेंबली घोषित कर दिया और वुमेन के वोटिंग के लिए रोड्स करती रही या फिर प्रोटेस्ट करती रही। और फाइनली, और लगभग अप्रोक्सीमेटली तुम मान लो ये तो कब की है, 1791 की, उससे लगभग 175 ईयर्स बाद में 1946 में फ्रेंच वुमेन्स को राइट टू वोट मिला, यानी बहुत बाद, यानी उस टाइम तो लोगों ने माननी नहीं थी, क्योंकि रोबेस्पियर ने भी इस चीजों पर ध्यान नहीं दिया, फिर जो मिडिल मैन थे उन्होंने भी महिलाओं का ध्यान नहीं दिया, और ये महिलाओं वाला प्रोटेस्ट तो बहुत लंबा चलता रहा। मतलब पूरी रूस में उनकी बहुत बड़ी भूमिका होने के बावजूद उनको वोटिंग का अधिकार 1946 यानी अप्रोक्सीमेटली 175 ईयर्स बाद उनको वोटिंग का अधिकार मिला। तो ये थी महिलाओं का योगदान, बैकग्राउंड योगदान, और इनफैक्ट जो उनका इन्वॉल्वमेंट था वो था। अब फ्रेंच कॉलोनियल पॉलिसी, फ्रेंच में रिवोल्यूशन हो रही थी, तो फ्रेंच की जो कॉलोनीज थी उन पे भी कुछ ना कुछ प्रभाव बेसिकली पड़ना ही था। और फ्रेंच कॉलोनियल पॉलिसी में जो मेन पॉइंट था वो है जो दास प्रथा होती है। बेसिकली दास प्रथा क्या थी? स्लेव ट्रेड। उसमें क्या था? दासों को खरीद फरोख्त होती थी, यानी कि कॉलोनीज का थी, कैरिबियन कंट्रीज में थी, जैसे मार्टिनिक्यू, गैंगलोप एंड सैन डोमिंगो, और यहाँ ये सब चीजें थी जो टोबैको, इंडिगो, शुगर एंड कॉफी की मेन सप्लाई
वहां पे बहुत ज्यादा पैदावार होती थी इन चीजों की, क्योंकि वहां पे फ्रेंच का उपनिवेश थे, कॉलोनीज थी, वहां के लोगों को वो पीटते थे, कूटते थे, उनसे ये काम करवाते थे, और ये सब चीजें इंपोर्ट करके, और बेसिक जो फैमिलीज थी, जो फर्स्ट और सेकंड कलर एस्टेट्स के लोग थे, उनकी डिमांड पूरी होती थी इस चीज से, वो बेसिकली वहां पे राज करते थे। जैसे इन इंडिया यूके और ब्रिटेन वाज द वन हु डन द सेम। तो अब क्या सीन था, जो कैरेबियन कंट्री थी, यहाँ पे मजदूरों की बहुत कमी थी, तो एक स्लेव ट्रेड बना हुआ था, ट्रायंगुलर स्लेव ट्रेड था बिटवीन यूरोप, अफ्रीका एंड अमेरिकाज। ये अमेरिकन कंट्रीज है, कैरिबियंस। अब यूरोप के लोग अफ्रीका से मजदूरों को भरते और उनको ले जाके अमेरिका के में बेच देते। ये था दास प्रथा। उसके बाद क्या होता था, वो उनको बंदी बना के रखा जाता, उनसे काम करवाया जाता, बोझा पीटा जाता, परेशान किया जाता। यानी कि बेसिकली उस टाइम जो स्लेव्स थे उनकी जिंदगी बहुत खराब थी, दास लोगों की बहुत खराब थी। जब फ्रेंच रेवोल्यूशन के आसपास की बातें हैं ये, तो जब वहां के गरीबों को अधिकार मिलना स्टार्ट हो गया, वहां के किसानों के साथ भी यही जाती थी, तो उसका इंपैक्ट स्लेव ट्रेड्स पे भी पड़ा। हुआ क्या कि जो फ्रेंच मर्चेंट्स थे वो पोर्ट्स ऑफ बोर्डेक्स और न्यानटेस से अफ्रीकन कोस्ट पे जाते, वहां पे वे लोकल सरदार, चीफ सरदार से मिलते, वहां से कुछ मजदूरों को खरीदते, जैसे 200 मजदूरों को खरीद लिया, 300 मजदूरों को खरीद लिया, उनको बांध के और पैक करके बोट्स में, और उनको लाया जाता अमेरिका में, कैरिबियन कंट्रीज में, जहां पे शुगर, इंडिगो, टोबैको वगैरह की, कॉफी वगैरह की पैदावार होती थी, वहां पे उनको बेच दिया जाता। प्लांटेनिस्ट जो वहां के जो लैंड ओनर्स थे उनको बेच दिया जाता, वो उनसे फिर काम करवाते, उनको खाना देते थे, बाकी कोई सैलरी वगैरह नहीं होती थी, और काम बहुत ज्यादा होता था, जैसे 15 घंटे काम करवा लिया, 18 घंटे काम करवा लिया, 22 घंटे काम करवा लिया दिन में, तो बहुत ज्यादा ज्यादती थी। पूरी 18वीं सेंचुरी के दौरान जब ये रिवॉल्यूशन चली, तो उस टाइम इसका भी थोड़ा क्रिटिसिज्म हुआ कि स्लेवरी जो है वो खत्म होनी चाहिए। पहले फ्रांस में था, फिर कॉलोनीज में उसका इंपैक्ट आया, और फाइनली 1794 में कन्वेंशन जारी हुआ कि ऑल द स्लेव्स मस्ट बी फ्रीड फ्रॉम द फ्रेंच कॉलोनीज। तो फ्रेंच कॉलोनीज दास उनको फ्री कर दिया जाए, उनके साथ जो ये बेसिकली ह्यूमन राइट्स उनको मिलने चाहिए, ये उनकी डिमांड थी, और फाइनली उनको 1794 में ये डिमांड मिल भी गई। फ्रेंच रेवोल्यूशन एक्ट उनके कॉलोनीज में पड़ा, बट ये थोड़े दिन चला, 1794 में मिला, और उसके अप्रोक्स 10 ईयर्स लेटर, 10 साल बाद में जब नेपोलियन का राज आया, तो उसने स्लेवरी को वापस इंट्रोड्यूस कर दिया, दास प्रथा वापस स्टार्ट कर दी, और वैसे ही दास व्यापार वापस होने लग गया। तो 10 साल के लिए दासों को थोड़ी बड़ी जिंदगी मिली। अब फ्रेंच रिवॉल्यूशन के बाद में एक रिपब्लिक बन चुका था फ्रांस, उसके बाद में मिडिल क्लास की हाथ में सरकार आ गई। तो इन सब चीजों से मीडिया पे क्या इफेक्ट पड़ा, सिंबलिज्म पे क्या इफेक्ट पड़ा। मीडिया पहले क्या चीजें थी, मीडिया जो है वो किंग के अपोजिट कुछ भी प्रिंट कर सकता था, कुछ भी लिख नहीं सकता था, कुछ भी बोल नहीं सकता था, क्योंकि एक सेंसर बोर्ड होता था जो बेसिकली किंग के लोग होते थे, राजा के लोग होते थे, वो हर कंटेंट को चेक करते, वेरीफाई करते, फिर ही वो पब्लिकली सेंड हो सकता था। 1789 में ड्यूरिंग द प्रोटेस्ट सेंसरशिप को खत्म कर दिया गया। सेंसरशिप खत्म होना बहुत इंपॉर्टेंट होता है। मीडिया की आजादी बहुत जरूरी है किसी भी देश में, क्योंकि अगर मीडिया आजाद नहीं होगा तो सरकार कुछ भी ज्यादती कर सकती है। तो मीडिया को आजाद कर दिया गया। उसके बाद न्यूज़पेपर पैम्फलेट्स की जैसे बाहर आ गई, लोग भरे पड़े थे, उनको कुछ ना कुछ छापना था। तो एक बाढ़ ही आ गई थी, सभी जो अर्बन एरियाज में उस टाइम ज्यादा एजुकेशन थी, तो वहां के लोगों के पास बहुत ज्यादा पैम्फलेट्स वगैरह, न्यूज़पेपर्स, बुक्स एंड प्रिंटेड पिक्चर्स वगैरह बहुत बनने लग गई, और धीरे धीरे वो पूरे देश में फैल गए। देश में फैलने मतलब पहले अर्बन एरियाज में, फिर रूरल एरियाज में बहुत ज्यादा। और they all described and discussed the events and changes taking place in the France। इन सब में अब जेन्युइन न्यूज होती थी, जो जेन्युइन चेंजेस जो फ्रांस में हो रहे हैं, कहां पे क्या हो रहा है। और फ्रीडम ऑफ प्रेस आल्सो मेंट द opposing views of the events could be expressed। यानी कि गवर्नमेंट बॉडी है, जो असेंबली है, उसकी अगर किसी को दिक्कत उससे, तो वो भी प्रिंट कर सकता था, और वो अपने विचार, सभी लोगों के विचार बेसिकली पूरे कंट्री वाइड में फैलाए जा रहे थे। तो मीडिया की आजादी से बहुत ज्यादा फर्क पड़ा। Each side sought to convince the others of its position through the medium of print। जो अपनी अपनी जो opposition parties थी, वो अपने अपने जो विचार थे, जो वो अपने प्रिंट माध्यम से लोगों तक पहुंचा रहे थे। पर सभी लोग पढ़े लिखे नहीं थे, इसलिए सॉन्ग्स वगैरह, प्लेज वगैरह भी बहुत सारे इंट्रोड्यूस हुए। फर्स्ट इश्यू प्रोसेसन, किसी भी त्योहार के दौरान जो प्रोग्राम वगैरह होते हैं, ये सब बहुत लोग हुए, ताकि जो लोकल अनएजुकेटेड पीपल है उनको भी सरकार की पॉलिसीज वगैरह के बारे में पता चले। तो ये सब चीजें थी जो जिसका रिवॉल्यूशन के कारण ये इम्पैक्ट्स आए मीडिया पे। और उसी टाइम एक सॉन्ग था ले मर्साइल, मार्सिले,
बेसिकली हिंदी में अपने बोलेंगे मार्सिले, और ये फ्रांस का नेशनल एंथम बन गया। ये सॉन्ग था जब कुछ लोग इकट्ठे होकर कूच कर रहे थे पेरिस की ओर हमले के लिए, उस टाइम उन्होंने मार्सिले सॉन्ग गाया था। वो इतना फेमस हो गया कि बाद में उसको फ्रांस का नेशनल एंथम बना दिया गया था। तो ये नाम बहुत इंपॉर्टेंट है, ले मार्सेल। अब 1804 में क्या हुआ, पहले हमने देखा था दो गवर्नमेंट बन गई थी, मिडिल क्लास भी आ गया था और जो पुअर पीपल थे वो भी थे। तो उसके कारण क्या हुआ, नेपोलियन बोनापार्ट क्राउन्ड हिमसेल्फ द एम्परर ऑफ फ्रांस। नेपोलियन ने खुद को फ्रांस का राजा घोषित कर दिया। वो पड़ोसी यूरोपीय देशों से हमले करके उनको जीतता आ रहा था। वहां पे वो अपने जो फैमिली मेंबर्स थे उनको राज देता हुआ था। उसने फ्रांस में आके नया अपना अधिकार कह दिया कि आज से मैं तुम्हारा राजा हूं और मैं तुम्हारा विकास करूंगा। आई एम द न्यू मॉडर्नाइजर। तुम्हारा विकास अब नहीं कर सकता हूं, क्योंकि सरकार तो बहुत अनस्टेबल हो रही थी, वो खुद में ही फाइट कर रही थी। तो इस तरीके से नेपोलियन का फाइनली राज आ गया। बट अब जो मेन जो इशू था, बेसिकली जो सोसाइटी का जो था वो खत्म हो चुका था। इंपैक्ट्स क्या पड़े, इंटायर फ्रेंच रिवॉल्यूशन से क्या प्रभाव पड़े, बेसिकली तो 1774 से ही स्टार्ट हो गया था ये सिस्टम, या मोर इम्पोर्टेंट 1789 से लेके 1804, ये तो 15 साल थे। उसमें क्या क्या चीजें लोगों को सीखने को मिली 15 ईयर्स में। इन 15 ईयर्स में पहली चीज तो क्या हुई, फ्रेंच पे क्या इम्पैक्ट पड़ा कि वहां का जो सोसाइटी का सिस्टम था, जो एस्टेट्स का सिस्टम था, वो खत्म हो गया। किसी को अब बाय बर्थ विशेष अधिकार नहीं थे, तो ये बाकी देशों में हो रहे थे। तो ये जो बेसिक आजादी का अधिकार था, जो थर्ड स्टेट के लोगों को पहले नहीं था, और वो इनको जो प्रिविलेज बाय बर्थ थे फर्स्ट सेकंड स्टेज को, वो बाकी देशों में वैसे कुछ थे। तो फ्रेंच रिवॉल्यूशन की एक बहुत बड़ी उपलब्धि ये थी कि उसने ऐसे सिस्टम को बहुत से देशों में खत्म करवाया। और उसकी जो थिंकिंग थी लोगों की, वो पूरे 19th सेंचुरी में पूरे यूरोप में, इवन पूरे वर्ल्ड में बहुत ज्यादा फैली। उसके कारण जो सामंती का सिस्टम था कि जमीनों पे राज आधे लोगों का होता था, वो लोगों से काम करवाते, बहुत ज्यादा मजदूरी करवाना, ये सब चीजें बहुत ज्यादा उनका विरोध हुआ और ये चीजें धीरे धीरे खत्म हो गई। फ्रेंच रिवॉल्यूशन ने आजादी का, स्वतंत्रता का और इक्वलिटी का मतलब समझा के चली गई। और इवन कॉलोनाइज्ड पीपल जो थे, जो कॉलोनीज थी, वहां पे भी एक विरोध प्रदर्शन जारी होने लग गए, उनको भी आजादी की जरूरत होने लगी थी। तो फ्रेंच रिवॉल्यूशन ने इंटायर वर्ल्ड को लिबर्टी, डेमोक्रेटिक राइट्स वगैरह के बारे में समझाया, लोकतंत्र के बारे में समझाया, और इन सब चीजों से फ्रेंच रिवॉल्यूशन ने बहुत बड़ा इंपैक्ट वर्ल्ड वाइड डाला। दैट्स ऑल अबाउट द फ्रेंच रिवॉल्यूशन। एक सिंपल स्टोरी में समझ लेते हैं स्टार्टिंग कहां से हुई। 1774 में लुई 16 राजा बनता है। लुई 16 राजा बनने के बाद उसने देखा कि उसके पास राजकोष खाली है, पैसे नहीं है, संसाधन भी खत्म, उसको गवर्नमेंट काम करने, तो उसको अपना कर्ज चुकाना। तो उसने क्या किया, टैक्स बढ़ाने की सोची। टैक्स बढ़ाने की सोची, और उस टाइम के सिस्टम में टैक्स कौन देता था, सिर्फ थर्ड स्टेट के लोग, जो पहले बहुत गरीब थे, और वो पहले ही अपने जो सोशल जो डिवीजन था, समाज का वर्गीकरण था, उससे परेशान थे। और ये टैक्स बढ़ाने वाली बात तो उनको बहुत गुस्सा कर दिया, तो लोग बहुत ज्यादा विरोध करने लग गए। और 14 जुलाई 1789 को उन्होंने हमले करके और वास्तविक किले को मार गिराया, वहां कमांडर को मार दिया, और वहां से कैदियों छुड़ाना स्टार्ट कर दिया। वहां से रिवॉल्यूशन की शुरुआत हुई। उससे पहले नेशनल असेंबली खुद को घोषित कर चुकी थी, नेशनल असेंबली ने कॉन्स्टिट्यूशन बना ली थी। और ऐसे राइट्स देख के लुई 16 डर गया और उसने कह दिया कि चलो मैं नेशनल असेंबली को मानता हूं और कॉन्स्टिट्यूशन जारी करने का हाँ करता हूं। कॉन्स्टिट्यूशन में हामी भरती, उसने राज्य हो गया कॉन्स्टिट्यूशन के लिए। कॉन्स्टिट्यूशन राज्य हो गया तो उसमें क्या हुआ, मोनार्की तो रही, राजा तो रहा, पर उसके अलावा एक और असेंबली अब इलेक्ट होने लग गई, वोटिंग हो गई। इस वोटिंग में इशू क्या हुआ कि राजा भी था और असेंबली थी, वो सिर्फ अपर सेक्शन ऑफ पीपल जो थे, जो अमीर लोग थे, उनको वोटिंग का अधिकार था। जिसके कारण फिर रिवॉल्यूशन कंटिन्यू रहा और रोबेस्पियर, मैक्सिमिलियन रोबेस्पियर ने फाइनली राजा को अरेस्ट कर लिया या होस्टेज कर लिया। और बाद में असेंबली नई असेंबली इलेक्ट हुई, जिसमें 21 ईयर्स और अबव के सभी मेन ने वोट किया, मेन ओनली। वुमेन्स को फिर भी राइट्स नहीं मिले थे, और वुमेन को वोटिंग राइट्स कब मिला, 1946 में। अब रोबेस्पियर आया, रोबेस्पियर ने आती बहुत ज्यादा ज्यादती कर दी, उसको अपने क्या कहा गया, रेन ऑफ टेरर, रेन ऑफ टेरर, आतंकराज। आतंकराज में उसने अपने पॉलिसीज को बहुत ही हार्डली अप्लाई किया, जिस कारण लोग, उसके खुद के लोग परेशान हो गए। और 1793-1794 में ये घटना हुई, और 94 में रोबेस्पियर को अरेस्ट कर लिया गया और उसको भी गिलोटिन कर दिया गया था। गिलोटिन हमने देखी थी, एक मशीन होती है जिसमें आग लगी होती है, उससे नाड़ काट दी जाती है। उससे पहले रोबेस्पियर राज में आया, उसने किंग को मार दिया था और कंप्लीटली मोनार्की खत्म करके रिपब्लिक
रिपब्लिक फ्रेंच की घोषणा कर दी थी। और रिपब्लिक फ्रेंच के बाद में जब रोबेस्पियर को मार दिया गया तो गवर्नमेंट आ गई मिडिल मैन के हाथ में। और मिडिल मैन कौन थे? जो मिडिल क्लास फैमिली थी वो थे। और मिडिल क्लास की जो गवर्नमेंट थी, जो असेंबली कन्वेक्ट इलेक्टेड थी, वर्सेज रोबेस्पियर के अकॉर्डिंग जो असेंबली इलेक्ट थी, इन दोनों में विरोध होता था। और विरोध का फायदा किसने उठाया? नेपोलियन बोनापार्ट ने। और नेपोलियन बोनापार्ट ने 1804 में खुद को फ्रांस का राजा घोषित कर दिया, फ्रांस का सम्राट घोषित कर दिया। पर इस फ्रेंच रिवॉल्यूशन के कारण बहुत से लोगों को आजादी मिल गई, स्टेट सिस्टम खत्म हो गया, अब टैक्स सब भरते थे और एजुकेशन का भी इक्वलिटी का अधिकार मिल गया। पर बस वुमेन्स के साथ अधिकार बाद में मिले, उनको पॉलिटिकल राइट्स वगैरह 1946 में बहुत लेट मिले। दैट्स ऑल अबाउट द फ्रेंच रिवॉल्यूशन। थैंक यू गाइस।